आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11th क्लास का और चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मैटर। क्या होता है मैटर? तो उसके लिए मुझे ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं मैटर क्या है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। सी, मैटर के लिए दो कंडीशंस है, एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, दूसरा उसका मास हो। हमारे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है जो हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही हमारे आसपास स्टेट है जो हमें ज्यादातर पता है, और भी स्टेट्स हैं बट दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस। सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी स्टेट हो मैटर की वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी और मास भी ऑक्यूपाई करेगी। तो ये हमारी बात होगी थोड़ी सी मैटर के बारे में। लेकिन जो मैटर होता है वो बनता किससे? मैटर बनता है एलिमेंट्स से जुड़ के, और वो एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब मैंने ये बोल तो दिया है एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन कैसे? क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वो किस तरीके से जुड़े हैं और वो बनाते क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वो बनाते क्या है। सी, अ ग्रुप ऑफ एटम्स which exist together as one species having characteristic properties are called molecules। तो मैं यहां आपको बता रही हूं मॉलिक्यूल्स के बारे में। जो हमारे एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स एक स्टेबल चीज है। तो क्या है मॉलिक्यूल एग्जैक्टली, वो एक बार देख लेते हैं। तो एक ग्रुप एटम्स का जो एग्जिस्ट करता है एक साथ और एक स्पीशीज बनके, जिनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो होता है हमारा मॉलिक्यूल। मैं एग्जांपल देती हूं आपको यहां पर। जैसे वाटर है, वाटर क्या है? वाटर इज H2O, राइट? ये कैसे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जुड़ते हैं, ये एटम्स हैं, ये जब जुड़ते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, तब ये वाटर बनाते हैं। यहां पे मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि ग्रुप एटम्स का, ये मेरे ग्रुप है एटम्स का, वो एक साथ रहते हैं एक स्पीशीज बनके, और उनकी प्रॉपर्टी होती है अलग प्रॉपर्टी, जो पेरेंट एटम्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो होते हैं molecules. So this is a molecule and these two atoms combine in a fixed ratio to form this molecule. Molecule तो हमने बना लिया है, पता भी चल गया हमें molecule क्या होता है। तो क्या ऐसा फोर्स है, क्या ऐसी चीज है जो इनको मॉलिक्यूल की फॉर्म में जोड़ के रखे हुए है? तो वो भी पढ़ेंगे। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज सी। पहले देखते हैं फिर समझते हैं क्या टर्म है वो। द attractive force which holds various constituents
gather in a chemical species। और यहां केमिकल स्पीसीज क्या है? कुछ भी हो सकता है। ये एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये एक आयन भी हो सकता है, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो हमारे पास जो टर्म यहां पर आई है अब वो है केमिकल बॉन्ड। तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था ये जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, इन मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनको जोड़ के कैसे रखा जाता है, उनके बीच में क्या ऐसी चीज है जो वो इकट्ठे रहते हैं। तो ये है वो चीज। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होल्ड करते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। यहां कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? एटम्स भी हो सकते हैं, राइट? आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उनको साथ रखेंगे एक केमिकल स्पीसीज में, वो होता है केमिकल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो जुड़ के आपका वाटर बना रहे हैं, तो ये और ये जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है जो इनको एक साथ रखे हुए है, ये चीज वो है आपका यहां पर केमिकल बॉन्ड। सो ये आपका केमिकल बॉन्ड है। तो आई थिंक थोड़ा सा तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उनको जोड़ने वाला फोर्स क्या है, वो है केमिकल बॉन्ड। तो इसी को ही हम थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। शुरुआत हम करेंगे एक छोटी सी थ्योरी से, और वो थ्योरी है, या यूं कह लो कि एक अप्रोच है वो। और वो अप्रोच क्या है, क्या उसका नाम है, मैं लिख देती हूं आपके लिए। नाम है उसका कोज़ल ल्यूइस अप्रोच। किसकी अप्रोच है ये अप्रोच है टू केमिकल bonding. So this is your topic that we are going to discuss. So one by one discuss करते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट, 1916 में इन दोनों साइंटिस्ट ने, किसके साइंटिस्ट ने? G.N. ल्यूइस और साथ में कोज़ल ने स्टार्ट की अपनी स्टडी। दे स्टेटेड, उन्होंने अपनी स्टडी की और एक स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी? दे स्टेटेड दैट द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। पूरी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स है वो ऐसे हैं जो स्टेबल है, उनको कोई जरूरत नहीं है किसी से जुड़ने की, वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ये चीज आप याद रखना, वो स्टेबल है। तो वो जो नोबल गैसेस है ना, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में आइडल है। जो भी एलिमेंट है उसमें उसे नोबल गैस जैसा बनना है, उसके जैसी स्टेबिलिटी चाहिए सब। जैसे हमारे लिए हमारा आइडल इंडिया में लाइक टाटा है, बिरला है, अंबानी है, हमें उसके जैसा बनना है, वो हमारे आइडल है, वो स्टेबल है, उसके पास बहुत पैसा है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस स्टेबल है, सिर्फ उनके पास स्टेबिलिटी है, बाकी अनस्टेबल है। उनको एक दूसरे से जुड़ना पड़ता है नोबल गैस जैसा बनने के लिए। मतलब वो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, राइट? ये अकेले बिजनेस करते हैं। सो यहां पे मैं क्या बता रही हूं कि 1916 में G.N. ल्यूइस और कोज़ल ने ये बताया कि जो स्टेबिलिटी है नोबल गैसेस की क्यों है, ये बताया, कारण बताया उनका, इज ड्यू टू द
electrons in their valence shell। ये है उनकी स्टेबिलिटी का राज। क्या है? उनकी जो वैलेंस शेल में है, उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये उनकी स्टेबिलिटी का राज है। इसे जो मैं बता रही हूं नोबल गैसेस में, यहां एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस भी है। एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, क्योंकि उसकी जो ऑर्बिट है और उसके जो एस शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन से वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि साइज उसका छोटा है। राइट, एक यही एक्सेप्शनल केस है। बाकी जितनी भी नोबल गैसेस है ग्रुप 18 में, सारी की सारी नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। मतलब दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो हम उसको कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट, इसीलिए ये स्टेबल है। सो ल्यूइस postulated that atoms achieve octet when they are linked by chemical bonds। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, बाकी सारे एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस के अलावा सबको स्टेबिलिटी चाहिए। राइट, तो वो कैसे अचीव करते हैं वो स्टेबिलिटी? तो ल्यूइस ने एक पोस्टुलेट दिया, उसने बताया कि जो एटम्स हैं वो अचीव करते हैं ऑक्टेट कब? व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स। वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और केमिकल बॉन्ड्स बना लेते हैं और उससे उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। राइट, अब वो कैसे करते हैं ये एग्जांपल मैं आपको बता देती हूं। यहां पे मैं आपको बताने वाली हूं एग्जांपल। देखिए, जैसे कि मैं आपको यहां एग्जांपल बताऊंगी सोडियम का। सोडियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये शेल खत्म हो जाएगी और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो क्या करता है सोडियम? इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स Na पॉजिटिव आयन। राइट, देखिए ऐसे इस तरीके से ये Na पॉजिटिव आयन बनाता है। मैं आपको रिएक्शन दिखा देती हूं। Na पॉजिटिव कैसे बनेगा? इधर देखिए जरा, ये जो सोडियम एटम है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। सो क्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन देने वाला बैठा है इधर सोडियम, तो क्या करेगा क्लोरीन? इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स Cl नेगेटिव आयन। कैसे बनता है ये वो भी देख लीजिए। ये Cl एटम ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव आयन में। इस तरीके से यहां जो Na पॉजिटिव बना इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8, तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना पूरे। ऐसे ही यहाँ पे जो Cl नेगेटिव बनेगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,8, तो इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से ये दोनों ही स्टेबल हो गए
और ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे? ये एग्जिस्ट करेंगे NaCl बना लेंगे, ये जहां Na में पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे नेगेटिव चार्ज है। यहां जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये दिया है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस का। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिससे एटम स्टेबिलिटी गेन करते हैं। उनकी जरूरी नहीं सभी के सभी एटम्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेंगे, और भी मेथड्स हैं, तो मैं आपको बताती हूँ मेथड्स क्या है। नाउ सी, इन केस ऑफ other molecules like Cl2, F2, H2, CH4, NH3, etc. This happens by sharing of इलेक्ट्रॉन पेयर्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा कहां? बिटवीन द एटम्स। तो ये जो एटम्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने यहां पे लिस्ट आउट किए हैं, ये शेयरिंग करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूं, देखिए जरा। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक और क्लोरीन है, उसकी आउटर मोस्ट शेल में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये क्लोज आते हैं ना, तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला है? मैंने यही तो बोला है कि जो ये मॉलिक्यूल्स का केस है, इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती है बिटवीन द एटम्स। तो ये एटम्स और इनके बीच में ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ऐसा करने से होता क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 2 ये और 2 ये। अब ये इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, ऐसे ही ये इसका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं, ये दोनों के हैं, ये दोनों इक्वली शेयर करते हैं इनको। इसीलिए ये देख सकते हो आप, इस तरह से शेयरिंग से ये अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए, इससे एक कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन निकलता है देखिए जरा। द एटम्स टेक्स पार्ट इन chemical bonding or bond formation in order to complete their octet and to have the electronic configuration of nearest noble gas। तो जरा आप देखिए, अब मैं आपको समझाती हूं। वैसे आपको ऑलरेडी पता है, सारी बातें मैं बता चुकी। ये एक तरह से पूरा कंक्लूजन निकल गया है। जो एटम्स होते हैं वो पार्ट लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। क्यों? इसलिए लेते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले उसकी नजदीकी नोबल गैस की। जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका आइडियल नोबल गैस है, उसी को फॉलो करते हैं, उसी के जैसे बनते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन लेना देना इसीलिए करते हैं ताकि अपने नजदीक वाले नोबल गैस के जैसी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सके। सो ये थी आपकी कॉजल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग।
कॉजल ल्यूइस अप्रोच पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन पे, किस तरह से उन लोगों ने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया। तो जरा देखिए, नाउ वी कम टू द ल्यूइस symbols for representing valence electrons. So ल्यूइस के सिंबल्स दिए थे ताकि जो एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिप्रेजेंट किया जा सके। तो क्या किया था उसने, in the formation of a molecule, only the valence electron participate। तो ये वाली बात जानना बहुत जरूरी है। जब भी कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, एटम्स जुड़ते हैं, उस एटम के सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं वो ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है। तो ल्यूइस ने इस बात को दिमाग में रखते हुए क्या किया, एक कुछ सिंबल जो है उसने शो किए। सो देखिए, Lewis introduced symbols to represent valence electrons in the atoms। तो ल्यूइस ने दे दिए सिंबल्स ताकि एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जा सके। So, these are called Lewis symbols। क्योंकि ल्यूइस ने सिंबल दिए तो इनका नाम भी अपने ही नाम पे रख दिया ना। क्या नाम रखा उसने, ल्यूइस सिंबल्स नाम उसने रखा। अब ये ल्यूइस सिंबल्स हैं क्या, in which valence electrons are shown as dots surrounding the symbol of an atom और आयन। तो ये कैसे उसने रिप्रेजेंट किया, उसने ल्यूइस सिंबल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, उसने क्या किया, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको डॉट्स की फॉर्म में शो किया और वो डॉट्स सराउंड करते हैं सिंबल को उस एटम या आयन की। तो मैं आपके आगे एग्जांपल्स लिखूंगी तो ये सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इस तरह से आप डॉट लगा दीजिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह से ये आपका लिथियम है, लिथियम का ल्यूइस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक डॉट यहां लगा दीजिए क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। बोरोन, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, राइट। फिर उसके बाद आता है कार्बन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और ये 4। फिर आता है नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। फिर आता है ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5 6। फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगी फ्लोरीन का, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 एंड 7। एंड द लास्ट आपकी नोबल गैस, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 4
6 and 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से मैंने आपको सभी ग्रुप्स के ऑलमोस्ट एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा दिए हैं। तो इस तरह से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में सिंबल के बाहर रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो these symbols, these are also called electron dot structures। इसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। इस नाम से तो शायद आप इसको जानते भी होंगे, आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जरूर पढ़े होंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। सो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई जो ल्यूइस ने दी थी, इसीलिए इसका नाम है ल्यूइस सिंबल। इन सभी का नाम ल्यूइस सिंबल है। इनको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे किस काम का है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, तो हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ल्यूइस स्ट्रक्चर्स। ल्यूइस के स्ट्रक्चर्स का सिग्निफिकेंस हम पढ़ने वाले हैं। क्या फायदा होगा इसे पढ़ने से। सो देखिए, इट रिप्रेजेंट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक ल्यूइस सिंबल देख के हमें पता चल जाएगा कि उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि ल्यूइस सिंबल में वही तो इंडिकेट करते हैं। नाइट्रोजन का सिंबल आपको मिल जाए तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके। तो कोई भी ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर आपको दे रखा हो तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या करने वाले हम, देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स helps in calculating the valency। वैलेंसी कैलकुलेट करने में हेल्प होगी इससे, जिसको हम वैलेंस भी बोलते हैं। वैलेंसी और वैलेंस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो कैसे निकालेंगे हम वैलेंसी। वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल और 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है वही आपकी वैलेंसी है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी, सो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहां पर हम कार्बन का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर ये होगा, ल्यूइस सिंबल जो है ये होगा आपका। तो इससे पता चलता है कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी है इसकी 4, क्योंकि या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों ही केसेस में 4 आएगी इसकी वैलेंसी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इससे कुछ बातें अनक्लियर रहेंगी। नाइट्रोजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। गिन के बता दोगे। वैलेंसी मैंने कहा था या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो भी नंबर छोटा हो। तो इसका ये नंबर छोटा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से निकाला हुआ जो यहाँ पे वैलेंसी है वो इसकी 3 होगी।
5 नहीं होगी, राइट। तो इस तरीके से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी भी निकाल सकते हो। अब इसके बाद हम कुछ और भी पढ़ने वाले हैं। अब हमने जो है यहाँ पे कॉजल ल्यूइस अप्रोच भी पढ़ ली, हमने ल्यूइस सिंबल्स भी पढ़ लिए। अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं जो हमें इन दोनों चीजों से मिले हैं। सो नाउ वी कम टू लर्न द फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स? फैक्ट्स स्टेटेड बाय कोजल। जो कोजल ने फैक्ट्स बताए, कैसे फैक्ट्स? इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के रिलेशन में जो फैक्ट्स बताए हैं हमें कॉजल ने, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं। नाउ इन पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल में द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन है? द मोस्ट electronegative elements, they are none other than halogens, which belong to group 17. So in periodic table the most electronegative elements halogen group 18 and the most इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन है? एल्कली मेटल्स, जो बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 1 को। इनको कैसे सेपरेट किया जाते हैं? तो ये सेपरेट होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेस, जो बिलोंग करती है ग्रुप नंबर 18 को। सो दिस इज फर्स्ट फैक्ट कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ग्रुप 17 हैलोजेंस, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है आपके एल्कली मेटल्स ग्रुप 1। इन दोनों को सेपरेट करने वाले कौन है? उन दोनों को सेपरेट करने वाली है नोबल गैसेस, जो ग्रुप 18 को बिलोंग करते हैं। 17 के बाद 18 आता है और फिर 18 के बाद नेक्स्ट आता है 1। तो इसीलिए ये फैक्ट हमें पता चलता है। दूसरा फैक्ट, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स belonging to halogen family accepts electron, and what happens? They are and get converted into नेगेटिव आयन, जिसे हम बोलते हैं एनायन। देखिए, तो जो एटम्स होते हैं हेलोजन फैमिली के, क्योंकि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे नेगेटिव आयन में, करेक्ट। नाउ इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से the alkali metals, what do? They donate electron and get converted into positive ion.
जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटायन। तो इसके बाद क्या होगा, हमारे पास कैटायन भी आ गया जो पॉजिटिवली चार्ज है और एनायन भी आ गया जो नेगेटिवली चार्ज है। सो बोथ नेगेटिव and positive ions acquire noble gas configuration। दोनों की नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, बट स्टिल इसको थोड़ा सा और मैं बताने वाली हूं आपको, तो जरा ध्यान से देखिए किस तरह से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं ये। सोडियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है नियॉन जैसी, साथ में होता है 3s1 इलेक्ट्रॉन, ये Na पॉजिटिव आयन बनाता है, ये वाला खत्म हो जाता है शेल, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये डोनेट कर देगा। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई नियॉन जैसी और साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने। फिर आ जाते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है नियॉन जैसी और साथ में नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन की होता है 3s2 3p3 भी। अब ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव में, और ऐसा करने पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन जैसी। तो आप देख सकते हो क्लोरीन नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है और सोडियम नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है। तो यहां आपके दो आयंस बन गए हैं, एक तो बन गया है यहां पर कैटायन और दूसरा बन गया है एनायन। सो दीज आयंस एक्सपीरियंस electrostatic forces of attraction which stabilize them and keep them यूनाइटेड। तो क्या होता है, ये दोनों आयंस इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते हैं, और उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो उन्हें स्टेबिलिटी देते हैं और उनको यूनाइटेड मतलब इकट्ठे रखते हैं। ठीक है, तो अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना, देखिए यहां ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। सो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ result of electrostatic attraction between the cation and anion is what? It is इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, और आयनिक बॉन्ड। तो कैटायन और एनायन जो बने हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा ना, उस बॉन्ड का नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। सो ये फैक्ट्स हमें पता चलते हैं कॉजल के थ्योरी से, जो रिलेटेड है केमिकल बॉन्डिंग से। काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें इससे मिल गई है, बट स्टिल वी हैव अ ड्रॉबैक विच इज रिलेटेड टू दिस थ्योरी। तो क्या ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक है, सुनिए ध्यान से सुनना। कॉजल ने बताया था ये सब कुछ
ज्यादातर उसका फोकस या मेनली उसका फोकस था इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन लेना, इसी पे ज्यादा फोकस था। मतलब इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनते हैं आयंस, केटायन और एनायन, जिसके बीच में बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब उसका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स पे था। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेचर में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड के अलावा भी दूसरा बॉन्ड होते हैं। उस पे कॉजल ने फोकस नहीं किया, उसके बारे में नहीं सोचा उसने, कॉजल ने, तो इसीलिए इसकी थ्योरी फेल हो गई। या यूं समझ लो एक उसका मेजर ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से आगे की थ्योरीज आई जिसने इसके ड्रॉबैक को ओवरकम